औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ऑपरेशन रिसर्च में हमने सिंप्लेक्स मेथड या लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड या फिर डुअलिटी मेथड, एम टेक्निक मेथड, जितने भी हमने मेथड किए हैं, आपको याद होगा कि हमने ज़्यादातर मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम किए। तो ज़रूरत समझी गई कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम भी टच किया जाए। सबब यह है कि पेपर में जो पेपर सेटर के क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन का भी पूछा जा सकता है और मिनिमाइजेशन का भी पूछा जा सकता है। अभी आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम z इक्वल 5x1 माइनस 4x2 प्लस 6x3 प्लस 8x4। ये इस वक्त तीन कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें चार चार वेरिएबल्स का इस्तेमाल है। x1 x2 x3 x4 ग्रेटर दैन इक्वल 0। ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास इसके जो स्टेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। प्रॉब्लम गिवन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन सारी टर्म्स को जी की तरफ ले आए, कांस्टेंट दूसरी तरफ जीरो रह जाएगा। फिर हर इनइक्वालिटी में लेस देन हो तो उसमें स्लैक वेरिएबल, ग्रेटर देन हो तो सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है। तो तीनों इनइक्वालिटीज लेस देन को शो कर रही है, इसका मतलब है इनमें स्लैक वेरिएबल ऐड होने हैं। उन तीनों स्लैक्स वेरिएबल्स का जिक्र इस जीरो में भी किया जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने मुतारफ करवा दिए तीन अपने स्लैक वेरिएबल, एंड पर चार पहले, तीन ये सात वेरिएबल्स हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ये हमारा मरहला भी पास हो गया, गुजर गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जाता है कि हमने इस डाटा को किस फॉर्म में लिखना है जी? टेबुलर फॉर्म में। ये जीरो है, ये सारे बेसिक वेरिएबल्स यहाँ इस रो में बेसिक, नॉन बेसिक सारे आते हैं। आपको पता है कि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जब लिया जाता है तो ये डिसीजन वेरिएबल सारे जीरो रखे जाते हैं, वहाँ से सरप्लस या स्लैक्स वेरिएबल्स की वैल्यूज भी मिल जाती है। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है। टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ मिनिमाइजेशन को जब सॉल्व किया जाता है इस केस को, तो वो मैक्सिमाइजेशन के प्रोसेस से बिल्कुल उलट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो किस तरह से उलट है। जब हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको याद होगा ज़रा ज़रा कि जीरो में हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का इंतखाब करते हैं, लेकिन चूंकि अब आप मैक्सिमाइजेशन की दुनिया में नहीं, मिनिमाइजेशन की दुनिया में हैं, तो अब आपको मोस्ट नेगेटिव की बजाय पूरी रो में मोस्ट पॉजिटिव नंबर का इंतखाब करना होगा। इसका मतलब है फिर हमारा ये 4 यहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव नंबर है, ये इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, तो पूरा कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन के साथ इनकी रेशियो भी बन जाएगी। वहां पर मिनिमम पॉजिटिव नंबर का देखना पड़ेगा वो कौन सा है। तो ये भी पॉजिटिव रेशियो बनती है, ये भी पॉजिटिव रेशियो बनती है। ये दरमियान में चूंकि ये नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव रेशियो का इम्कान खत्म हो चुका है, तो इनमें से मिनिमम पॉजिटिव नंबर ये रेशियो ये है, यही फिर S3 हमारा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। इसका मतलब है हमें अब नया टेबल बनाना पड़ेगा, जिस टेबल में यहाँ पर 1 होगा और ऊपर वाली तीनों एंट्रीज जीरो हो जाएंगी रॉ ऑपरेशंस लगा के। ठीक है जी। ये x2 इनकमिंग वेरिएबल है, मोस्ट पॉजिटिव है, S3 लिविंग वेरिएबल है, चूंकि रेशो मिनिमम पॉजिटिव रेशो है। ये है जी हमारा नया टेबल। यहाँ 1 कैसे हुआ? पूरी रॉ को 3 से डिवाइड किया गया, ये 1 हुआ, ये लिखा गया जी। फोर्थ रॉ को 3 से डिवाइड किया गया। फिर
ऊपर वाली तीनों एंट्रीज इन तीन मुसद्दका रॉ ऑपरेशंस की मदद से हासिल की गई। ठीक है जी। अब देखिए एक आइट्रेशन मुकम्मल हो गई। नो लेट अस स्टार्ट फॉर द सेकंड आइट्रेशन टू सॉल्व द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जीरो में हम मोस्ट पॉजिटिव नंबर का इंतखाब करते हैं। ये रेड कलर में कर्सर मुसलसल मूव कर रहा है जीरो में। कहीं आपको पॉजिटिव नंबर नजर आ रहा है? डेफिनेटली नहीं आ रहा। इसका मतलब है कोई मजीद इनकमिंग वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहीं पर ही मुकम्मल हो जाएगा, प्रोसेस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? -40/3। और हमारे पास वो कौन सा मकाम होगा जहां पर ये सॉल्यूशन वाक़ई होगा? वो हमारा मकाम ये होगा x1 भी ज़ीरो, x3 भी ज़ीरो, x4 भी ज़ीरो और x2 की वैल्यू ये सॉल्यूशन सेट में मुंतखब कीजिए 10/3। इसका मतलब है अगर ये हम इसे पॉइंट की शक्ल में लिखें तो उसमें ऑर्डर क्वाड्रेट में पहला रुकन ज़ीरो, दूसरा रुकन 10/3, तीसरा ज़ीरो, चौथा ज़ीरो। और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? जी की वैल्यू -40/3। ये था जी हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। ठीक है जी। यही सवाल टेक्निक बदल कर भी किया जा सकता है। यही सवाल टेक्निक बदल कर कैसे होगा? लो जी, ये स्टाइल, ये अंदाज नया नहीं, वही पुराना है, मगर शायद कुछ तलबा पहली दफा देख रहे होंगे। यकीनन मिनिमाइजेशन को कन्वर्ट कर लेंगे हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। यस, फिर हम इसका सॉल्यूशन बढ़ाएंगे आगे। कैसे चेंज होगा? वो जो जीरो थी उसके सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करने से मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में। ये है जी उसका बाकी कंस्ट्रेंट्स। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसी तरह से सब वेरिएबल्स अगर जीरो हो तो नॉन बेसिक की वैल्यूज ये आ जाती है। टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद आपको अच्छी तरह से याद है, आप ये बात पढ़ते चले आ रहे हैं मुसलसल के मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जीरो में से किस नंबर का इंतखाब किया जाना चाहिए? बताइए 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 जरा। हाँ यस, एक आवाज आ रही है बड़ी अ, मनहनी सी आवाज है, जरा खुल के बोले क्या आएगा जी? -4। -4 इनकमिंग वेरिएबल है, बिल्कुल हो गया। पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया जी पूरा कॉलम सिलेक्ट। रेशो लीजिए, सॉल्यूशन के साथ इनकी रेशोज लीजिए। ये खाली इसलिए रह गया कि ये नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव रेशो है मिनिमम, फिर यही पॉजिटिव रेशो, ये लिविंग वेरिएबल, ये इनकमिंग वेरिएबल, यहाँ पर ये दराज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मैक्सिमाइजेशन का ये प्रॉब्लम मोस्ट मिनिमम वैल्यू यही थी। यहाँ पर अब 1 होगा, बाकी रॉ ऑपरेशन लगाकर तीनों एंट्रीज को जीरो किया जाएगा, जैसा कि आपकी निगाहों के सामने है। ये 3 से डिवाइड करके यह 1 किया गया और ये वो रॉ ऑपरेशंस लगे नजर आ रहे हैं। गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से ऊपर की तीनों एंट्रीज को जीरो किया गया। अगली आइट्रेशन के लिए आपको मजीद किसी नेगेटिव नंबर दरकार है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है नो मोर एंटरिंग वेरिएबल, स्टॉप द मेथड। अब सॉल्यूशन देखिए, जी की वैल्यू आपके पास 40/3 है और x2 वेरिएबल 10/3 है, जबकि x1 x3 x4 सारे जीरो हैं। अब आपने चूंकि स्टाइल चेंज किया था, रिवर्स कीजिए। ये रिवर्स करने लगे, जी डैश को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल प्रॉब्लम में आप वापस चले जाएंगे, दोबारा ये मिनिमाइजेशन का बन जाएगा। z इक्वल -40/3 और ये है वो सेट, हमारा सॉल्यूशन, जिस पर ये हमें वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मिल गई है। ठीक है जी।
ये दो तरह से आपने ये करके देखा है, तो एक वैरायटी दिखाई गई है ताकि आपको गिरफ्त आ जाए कि मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे किया जाता है। अब हम बिग एम मेथड की का एल्गोरिदम पढ़ेंगे, और एल्गोरिदम आपको पता है कि आप एज इट इज ही पढ़ा करते हैं जी। एक दफ़ा मिनिमाइजेशन की एक और एग्जांपल मुलाहाजा फरमा लें ताकि आपको पेपर में और असाइनमेंट्स में काम करने में दुश्वारी ना हो। ये सिंप्लेक्स मेथड है जी। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है z इक्वल 3x1 प्लस 2x2। इसमें जो इनइक्वालिटीज आ रही हैं वो ग्रेटर दैन की सूरत में आ रही हैं। किस सूरत में आ रही हैं जी? ग्रेटर दैन की सूरत में आ रही हैं। जरा देखते हैं जी। गिवन मॉडल इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा z, ये z की टर्म्स इस तरफ ले आए, ये हमारे पास सरप्लस वेरिएबल शामिल हो गए। ठीक, अब ये जरा देखें, ये है जी, टेबल भी बन गया। अब आपको मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू दरकार है जो कि नहीं मिल रही। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा सिंप्लेक्स मेथड से। तो फिर क्या किया जाएगा? ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आर्टिफिशियल स्टार्टिंग सॉल्यूशन किया जाता है। इसके फिर हम दो मेथड पढ़े थे ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। एक हमारे पास एम टेक्निक मेथड था, दूसरा टू फेज मेथड था। आज हमने एम मेथड का एल्गोरिदम पढ़ना है, और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपने एज इट इज इससे रेडी करना है। स्टेप वन, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, ये तो हर मेथड में करते हैं। स्टेप टू, एड नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल आर, चूंकि ज्यादा हो सकते हैं इसलिए आर आई कहा, to the left side of each constraint of the equation corresponding to constraint of the type greater than। तो जहां सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है वहां हमें एक और नंबर भी ऐड करना पड़ता है। assign a very large per unit penalty to these artificial variable in the objective function to ensure that the artificial variable are zero in the final solution। फाइनल सॉल्यूशन में इनकी वैल्यू जीरो आए। सच अ पेनल्टी विल बी डिजाइन्ड बाय -m फॉर मैक्सिमाइजेशन, +m फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो कहता है हम फिर क्या करते हैं इन प्रॉब्लम्स में, हम एक पेनल्टी ऐड करते हैं, एक वेरी लार्ज नंबर। अगर मैक्सिमाइजेशन का हो तो -m, मिनिमाइजेशन का हो तो फिर +m नंबर ऐड करते हैं। स्टेप 3, before putting the problem in tabular form, the objective equation is to be expressed in terms of non-basic variables only, so that the right side column rendered the starting solution directly। जो हमारे पास z इक्वेशन होती है, z फंक्शन, वो फिर उसमें नॉन बेसिक वेरिएबल्स ही शामिल होने चाहिए। दिस इज डन by using the constraint equations to eliminate artificial variable from the ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आर्टिफिशियल वेरिएबल को निकालना होगा। ये था एल्गोरिदम। ठीक है जी, इसको अगर एक नज़र एग्जांपल मिनिमाइजेशन की अगेन आ गई। आज तो माशाल्लाह करम ही हो गया अल्लाह का, मौजें लग गई हैं कि कैसे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स ही आ गए हैं, कितने सारे आ गए हैं। ये जी है, ये इनइक्वालिटीज हैं, ये इक्वल, ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, तीन इनइक्वालिटीज हैं जो वेरिएबल्स दो हैं। ये इस मॉडल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस मॉडल की ये
देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म को आगे किस तरह से ये डेवलप किया गया, आर्टिफिशियल स्टार्टिंग वेरिएबल कैसे लाए गए हैं। ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का प्लस एम आएगा। इधर जो वेरिएबल हमने शामिल करना है उनका नाम R1 रखा, वैसे A1 A2 भी रख सकते थे। जो जहां पर सरप्लस वेरिएबल स्लैक वेरिएबल आना वहां तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आप नहीं शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वेरिएबल आप A1 A2 के नाम से शामिल कर सकते थे या R1 R2 के नाम से शामिल। Before writing the model in tabular form, the objective function must be expressed in terms of non-basic variable। हाँ जी, ये ZM टेक्निक में हमारे पास R1 R2 की वैल्यूज पहले आपने जो पढ़ रखा था तो A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 रखे थे, तो उनकी वैल्यूज को यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। फिर हर वेरिएबल की सेम जो वैल्यूज है उनको इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है, और कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट। ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास बेसिक नॉन बेसिक है, इधर बेसिक होते हैं। अब आपको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इधर दरकार होती है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कहाँ से मिलेगी? हाँ जी, ये हमारे पास कौन सी आएगी जी? हमारे पास R1 R2 ये दो वेरिएबल्स हैं और एक X4 हमारे पास वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल्स के तौर पर सामने आएंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस X2 एंड ड्रॉप R2, इसमें इंट्रोड्यूस X1 एंड ड्रॉप R1। X1 ये जी नंबर आपके पास, ये नंबर इसको ड्रॉप करेंगे, चूंकि इसका तरीक़ेकार होता है, क्या तरीक़ेकार होता है कि आप उलट तरीके से सॉल्व करते हैं, इधर से एंटरिंग वेरिएबल लेते हैं, ऊपर से लीविंग वेरिएबल लेते हैं। एम टेक्निक में एंटरिंग वेरिएबल इस तरफ से आता है और लीविंग वेरिएबल ऊपर से आता है, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, और उधर से ये X1, तो ये आप यहाँ पर अब X1 जब आ जाएगा ये 1 बनाएंगे, तो फिर ऊपर नीचे सारी रोज को ये देखिए ऑपरेशंस लगाकर एलिमेंट्स को इस 1 के ऊपर और नीचे 0 करना पड़ेगा। फिर हमारे पास R2 को कहता है जी हम यहाँ ड्रॉप करेंगे और X2 को ले आएंगे, ठीक है जी, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे सारे 0 हो जाएंगे। फिर X4 को ड्रॉप कर देंगे, X3 को ले आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, ऊपर सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये तीनों आइट्रेशंस आप करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये एक मुकम्मल गॉस जॉर्डन का प्रोसेस आ जाएगा। अब इसमें सोल्यूशन चेक कीजिए कितना 17/5 है और X1 X2 की ये दो, ये हमारा सोल्यूशन है, ये वैल्यू है, ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है जी। ये हमने एल्गोरिदम पढ़ा और एक बिग एम या एम टेक्निक या पेनल्टी मेथड का एक क्वेश्चन भी किया। ये हमारा काम था आज का। तो आपने इसमें एल्गोरिदम को एज इट इज याद करना है। सिंप्लेक्स मेथड की जो एग्जांपल्स की है तो आपने अब ये जाके बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि मिनिमाइजेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है सिंप्लेक्स में, एक बार। दूसरा, मिनिमाइजेशन को अगर अल्टरनेट मेथड क्या है, उसे किस तरह से मैक्सिमाइजेशन में चेंज करके फिर हासिल करते हैं। आर्टिफिशियल स्टार्टिंग टेक्निक क्या होती है, वो कितनी हमने पढ़ी हुई है, ये भी आपने बताना है, ठीक है जी। और फिर
एल्गोरिदम तो यकीनन लर्न बाय हार्ट का प्रोसेस होगा, एज इट इज ही होगा। यहाँ पर एम टेक्निक में आपने लार्ज नंबर एम का रोल लिखना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 कह दें या R1 R2 कह दें, उनका भी रोल लिखना है। ठीक है जी। पूरा लेक्चर जो है उसमें जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको बार बार देखिए, ताकि आपको पता चले कि जब ये खुद आपने करना है तो फिर वो किस तरह से होगा। थैंक यू वेरी मच।